फर्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस टू एन अपीलिंग अपीलिंग मतलब इंटरेस्टिंग वे ऑफ यूजिंग डांस। तो एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ यूजिंग डांस दैट राइटर इज नॉट प्रपोजिंग, जो राइटर प्रपोज नहीं कर रहा, वो नहीं बोल रहा कि ऐसा करो। तो यहाँ पे लिखा है दैट डांस माइट होल्ड सम डांस माइट होल्ड सम ऑफ द आंसर्स, डांस के पास शायद कुछ आंसर्स हैं। दैट इज नॉट टू सजेस्ट एवरीवन शुड डांस देयर वे टू वर्क। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सजेस्ट किया जा रहा है कि हर किसी को डांस करते हुए काम पे जाना चाहिए। हाउएवर हेल्दी एंड हैप्पी इट मे मेक अस, चाहे वो कितना भी हमें खुश करे या हेल्दी बनाए, फिर भी हमें डांस करते हुए काम पे नहीं जाना चाहिए। तो इससे हमें क्लियर होता है। सो द रेफरेंस टू एन अपीलिंग वे ऑफ यूजिंग डांस, सो डांस को कैसे यूज़ करेंगे? डांस करते हुए काम पे जाएंगे। दैट राइटर इज़ नॉट प्रपोजिंग, बट वो ये सजेस्ट नहीं कर रहे कि चाहे वो कितना भी हेल्दी या हैप्पी हमें करें, बट हमें डांस करते हुए काम पे नहीं जाना। सो इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन सेकंड है एग्जाम्पल किसकी ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट होता है ऑपोजिट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट अप्रोच टू बिल्डिंग। तो पहले के और अब के जो अप्रोच है बिल्डिंग की, उसमें कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे देखें, वेरएज मिडिवल बिल्डर्स, मिडिवल होता है पास्ट का समय जो था, उस टाइम के जो बिल्डर्स थे, improvised and adapted construction through their intimate knowledge of material and personal experience। तो वो कंस्ट्रक्शन कैसे करते थे? बेसिकली वो अपनी इंटीमेट पर्सनल जो नॉलेज है और पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑफ द कंडीशन ऑन द साइट। साइट मतलब जैसे कोई भी जगह है, वहाँ पे जाके उसकी कंडीशन के हिसाब से अपनी इंटीमेट नॉलेज और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है? बिल्डिंग डिजाइन्स आर नाउ कंसीव्ड एंड स्टोर्ड इन मीडिया टेक्नोलॉजीज दैट डिटैच द डिज़ाइनर फ्रॉम द फिजिकल एंड सोशल रियलिटीज दे आर क्रिएटिंग। तो अब कैसे बिल्डिंग्स बनती हैं? सो अब के जो इंजीनियर्स हैं, वो जो डाटा है वो मीडिया टेक्नोलॉजीज में स्टोर करके, जैसे कंप्यूटराइज्ड कोई डिज़ाइंस बनाते हैं, जिससे जो ये जो इंजीनियर्स हैं, बिल्डर्स हैं, ये उसकी उस लोकेशन की, साइट की फिजिकल रियलिटी के बारे में नहीं जानते। तो दैट डिटैच का मतलब होता है अलग कर देना, द डिज़ाइनर फ्रॉम द फिजिकल एंड सोशल रियलिटीज़ दे आर क्रिएटिंग। तो वो फिजिकल एंड सोशल रियलिटीज़ वहाँ की कैसी हैं, उससे वो अलग हो जाते हैं। क्योंकि जो पुराने थे वो साइट पे जाएंगे पहले, फिर देखेंगे कैसा अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब के जो इंजीनियर्स हैं वो कंप्यूटर से डिज़ाइंस बनाते हैं, लेकिन वो उनकी साइट की जो नॉलेज है वो नहीं है, उससे वो अलग हो गए। सो इसलिए और पास्ट और प्रेजेंट की जो बिल्डिंग अप्रोच है, इससे हमें आंसर मिलेगा सी। क्वेश्चन थर्ड है मेंशन ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, सो ऐसा ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डांस एंड इंजीनियरिंग इफ देयर डिजाइनर्स हैड द टूल टू थिंक विद देयर बॉडीज लाइक डांसर्स। अगर डिज़ाइनर्स हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं जो रोड डिज़ाइन करते हैं, उनके पास कोई ऐसा टूल होता जो कि वो सोच सकते हैं अपनी बॉडीज़ के हिसाब से। So, if designer had the tools to think with their bodies like dancers and imagine how these barriers would feel, और उनको ये इमेजिन कर पाते कि भी ये जो बैरियर्स हैं वे कैसे फील होंगे। बैरियर्स मतलब जैसे भी जो रोड पे जो बैरियर्स लगाए होते हैं वो कैसे फील होते हैं। दे माइट हैव बीन ए बेटर सोल्यूशन, तो उनके पास शायद बेटर सोल्यूशन होता। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी लिखा है कि येट it shares with engineers the aim of designing patterns of movements within limitations of space। So यहाँ पे लिखा था कोरियोग्राफी ज़रूरी नहीं है कि वो हमें इस प्रॉब्लम को ठीक कर दे, बट इट शेयर्स, इट मतलब जो डांस है वो शेयर करता है इंजीनियरिंग के साथ एक एम। एम मतलब ये कॉमन हो गया, शेयर का मतलब क्या हो गया कि दोनों का कॉमन होगा। तो इट शेयर्स विद इंजीनियरिंग, इट मतलब क्या है? ये डांस। सो जो डांस है वो इंजीनियरिंग के साथ शेयर करता है एम। किस चीज़ का एम? ऑफ डिजाइनिंग पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट्स। अभी इसका मतलब क्या हुआ? सो मूवमेंट के डिजाइनिंग पैटर्न्स का जो एम है वो डांस इंजीनियरिंग के साथ शेयर करता है विद इन लिमिटेशंस ऑफ स्पेस। विद इन लिमिटेशंस ऑफ स्पेस मतलब जितनी भी लिमिटेड स्पेस होगी, अगर थोड़ी स्पेस है या ज़्यादा स्पेस है, जैसा भी दायरा है स्पेस का, उसमें ये इंजीनियरिंग के साथ वो एम्स शेयर करता है जो मूवमेंट के डिज़ाइनिंग पैटर्न्स के साथ रिलेटेड है। तो इसलिए तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली डांस और इंजीनियरिंग का, वो उसकी शेयरिंग के बारे में बताया जो दोनों शेयर करते हैं। सो इसलिए हमारा ये आंसर किस में मिला? एफ।
क्वेश्चन फोर्थ है रेफरेंस टू एन अनफोर्सीन प्रॉब्लम। सो कोई अनफोर्सीन प्रॉब्लम की बात की है अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द क्लाइमेट, जो किस वजह से हुई, क्लाइमेट को इग्नोर करके। अगर डी पैराग्राफ देखें यहाँ पे लिखा है, सो एक पर्सन है ये वाला, क्रिएटेड ए ग्रिड ऑफ स्ट्रीट्स। उसने एक ग्रिड होता है जैसे जाली होती है, जैसे वो स्ट्रीट्स की उसने ग्रिड क्रिएट की एंड टॉवर्स की, इंटेंडेड एज ए न्यू पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली डाउनटाउन ऑफ एटलांटा। उसकी मतलब मंशा थी, इरादा था, इंटेंडेड क्या होता है, इरादा था उसका, कि वो नया पेडेस्ट्रियंस होते हैं जो चलते हैं, वो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली डाउनटाउन बनाना चाहता था। बेसिकली उसने एक न्यू ग्रिड ऑफ स्ट्रीट्स और टावर्स बनाया जो कि पैदल चालक थे जे उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिनेट, इसके हिसाब से दिस फेल्ड बिकॉज इट्स डिज़ाइनर्स हैड इन्वेस्टेड टू मच फेथ इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस। लेकिन इसकी पर्सन की वजह से ये इसके हिसाब से वो फेल हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो फेथ है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस में लगा दिया। मतलब उन्होंने सोचा कि जो भी कंप्यूटर बनाएगा वो सही बनाएगा, टू टेल देम हाउ इट वुड ऑपरेट, कि वो कैसे चलेगा, वो पूरा जो सिस्टम उन्होंने बनाया स्ट्रीट्स का। दे फेल्ड टू टेक इन टू अकाउंट, वो क्या ध्यान में नहीं रख पाए, टेक इन टू अकाउंट का मतलब वो ध्यान नहीं रख पाए। दे फेल्ड टू टेक इन टू अकाउंट, वो फेल हो गए ये ध्यान में रखने के लिए, दैट के पर्पस बिल्ड स्ट्रीट्स कैफे could not operate in hot sun without the protective awning common in older buildings। ये जो पर्पस बिल्ड स्ट्रीट कैफेज थे, ये जो कैफेज थे, ये काम नहीं कर सकते थे। कुड नॉट ऑपरेट मतलब ये नहीं काम कर सकते थे इन हॉट सन, इतनी गर्मी में, विदाउट द प्रोटेक्टिव ऑनिंग कॉमन इन ओल्डर बिल्डिंग्स, बिना ये ऑनिंग के। ऑनिंग क्या होता है, वो जो चादर सी होती है, कई दुकानदारों ने अपने बिल्डिंग के आगे एकदम ये चादर की छत सी डाली होती है ताकि वो छाए रहे, धूप ना पड़े बिल्डिंग में। तो वो उसके बिना जो ओल्डर बिल्डिंग्स में जो वो ऑनिंग होती थी कॉमन सब में, तो उसके बिना तो काम नहीं होगा। तो इससे हमें क्लियर होगा कि रेफरेंस टू एन अनफोर्सीन प्रॉब्लम राइजिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द क्लाइमेट। तो वो समझ नहीं पाए कि ये कैफेज हैं जो वो इतने हॉट सन में वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या आंसर है, डी। तो उन्होंने अपना सारा फोकस है वो सोचा कि अच्छा कंप्यूटर में ये सिस्टम ठीक चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे इतनी गर्मी थी कि वो पॉसिबल ही नहीं था ठीक ठीक चले। क्वेश्चन फिफ्थ है वाई सम मेजर्स, क्यों कुछ मेजर्स जिनका इरादा था, इंटेंडेड मतलब इरादा था हेल्प करना लोगों का, आर बीइंग रिवर्स्ड, लेकिन उन मेजर्स को वापस ले लिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? सो ई पैराग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन है, डिजाइंस दैट सीम्स लॉजिकल इन मॉडल अपीयर काउंटर इंट्यूटिव इन एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ देयर यूजर्स। जो डिज़ाइंस हैं जो लगते तो लॉजिकल हैं मॉडल पे, मतलब जो भी उन्होंने कोई डिज़ाइन बनाया उसमें तो लॉजिकल लगते हैं, सही है, लेकिन अपेयर काउंटर इंट्यूटिव इन एक्चुअल एक्सपीरियंस। काउंटर इंट्यूटिव होता है उल्टा उल्टा असर पड़ जाना। फॉर एग्जांपल हमने सोचा था इसका फ़ायदा होगा लेकिन उसका नुकसान हो गया एक्चुअल में, तो लेकिन यूज़र्स के लिए वो उसका नुकसान हो गया एक्चुअल एक्सपीरियंस में। तो लॉजिकल लग रहा था लेकिन नुकसान हो गया। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल लिया गार्ड रेल्स की। सो गार्ड रेल्स होते हैं जैसे जो रास्ते पे जो रेल्स लगा दी जाती हैं, जैसे पूरे कभी कभी लोहे का या कोई पूरा पैटर्न बना दिया जाता है ताकि लोग इधर उधर क्रॉस ना कर पाएँ, ठीक है, वो एक्चुअल सेफ्टी के लिए होता है लोगों के। सो गार्ड रेल्स दैट विल बी फेमिलियर टू एवरीवन हु हैज़ अटेम्प्टेड टू क्रॉस द ब्रिटिश रोड फॉर एग्जाम्पल वर एन इंजीनियरिंग सोल्यूशन टू पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। तो वो तो इंजीनियरिंग एक सोल्यूशन था ताकि पेडेस्ट्रियंस को, जो चलते हैं, जो पैदल यात्री हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, ट्रैफिक का फ्लो बना रहे। सो ऑन मेजर रोड दे ऑफन गाइड पेडेस्ट्रियंस टू स्पेसिफिक क्रॉसिंग पॉइंट। तो वो किसी भी रोड पे वो गाइड करते थे पेडेस्ट्रियंस को कि यहाँ तक पहुँचो, ठीक है, वहाँ से आप कुछ क्रॉस कर सकते हैं या कुछ ऐसा, ठीक है। इससे उनकी प्रोग्रेस वैसे स्लो हो जाती थी। सो स्लोइंग डाउन देयर प्रोग्रेस अक्रॉस द रोड बाय यूजिंग स्टैगर्ड एसेस पॉइंट्स टू डिवाइड द क्रॉसिंग इनटू टू, वन ऑफ ईच कैरेज वे। लेकिन होता था क्या क्या था, इन डूइंग सो दे मेक क्रॉसिंग फील लॉन्गर। ऐसा करके उनको ऐसा लग रहा था कि क्रॉसिंग, जो पेडेस्ट्रियन थे उनको लगता था क्रॉसिंग बड़ी लंबी है, तो इनको साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऐसे महसूस होते थे कि यार ये क्रॉसिंग बड़ी लंबी है। ग्रेटली इम्पैक्टिंग दोज दैट आर द लीस्ट मोबाइल, तो जो ज़्यादा चल नहीं सकते थे उनके लिए बहुत मुश्किल थी,
ठीक है, उनको बहुत इम्पैक्ट करता था। इनकरेजिंग अदर्स टू मेक डेंजरस क्रॉसिंग, और कई तो फिर वो डेंजरस क्रॉसिंग करते थे, ऊपर से निकाल लिया या कुछ तोड़ मोड़ के वो वहाँ से निकलने की कोशिश की गार्ड रेल्स को की वजह से। तो दीज बैरियर्स डोंट जस्ट मेक इट हार्डर टू क्रॉस द रोड, दे डिवाइड कम्युनिटीज एंड डिक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी ट्रांसपोर्ट। इन्होंने सिर्फ रोड क्रॉसिंग हार्डर नहीं कर दी, इन्होंने और भी कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर दिया, हेल्दी ट्रांसपोर्ट को भी ख़राब किया। एज अ रिजल्ट उस तो क्या हुआ, मैनी आर नाउ बीइंग रिमूव्ड कॉजिंग डिसरप्शन कॉस्ट एंड वेस्ट। अब बहुत सारे वो जो गार्ड रेल्स हैं उनको रिमूव कर दिया, खर्चा भी हुआ, वेस्ट भी हुआ। तो इससे कोई एक मेजर लिया था, जैसे गार्ड रेल्स बनाए थे, वो सोचा था कि उससे हेल्प होगी पीपल की, लेकिन फिर उसको सारा वो स्टेप है वापस लेना पड़ा, उनको सारा रिमूव करना पड़ा। सो इसलिए ये जो आंसर आएगा ये होगा ई। क्वेश्चन 6 है, रेफरेंस टू हाउ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट है, हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ्स। उसका इम्पैक्ट किस में होता है, ह्यूमन लाइफ्स पे। कैसा कैसा इम्पैक्ट होता है? तो यहाँ पे ए पैराग्राफ में अगर देखें, द वे वी ट्रैवल, जैसे हम ट्रैवल करते हैं, इफेक्ट अवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, सोशल लाइफ्स को इम्पैक्ट करता है, असेस टू वर्क एंड कल्चर को इम्पैक्ट करता है, एंड द एयर वी ब्रीथ, जो हम ब्रीथ करते हैं उसको इम्पैक्ट करता है। हम कैसे ट्रैवल करते हैं, ये सभी चीज़ें वो इम्पैक्ट करता है। सो इसलिए ह्यूमन लाइफ्स को ट्रांसपोर्ट इम्पैक्ट करता है। उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिली पैराग्राफ ए में। 7th क्वेश्चन है, गार्ड रेल्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन ब्रिटिश रोड्स टू इम्प्रूव डैश द डैश ऑफ पेडेस्ट्रियंस। जो पैदल चलते थे उनके डैश को इम्प्रूव किया गार्ड रेल्स ने। यहाँ पे लिखें, देखें, द गार्ड रेल्स दैट विल बी फेमिलियर टू एवरीवन। गार्ड रेल्स जो सब जानते हैं, हु हैज़ attempted to cross a road, a British road for example, were an engineering solution to pedestrian safety। वो एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन था पेडेस्ट्रियंस की सेफ्टी के लिए। तो वो क्या करना चाहते थे, पेडेस्ट्रियंस की सेफ्टी को इम्प्रूव करना चाहते थे। सो हमारा आंसर आ जाएगा, गार्ड रेल्स वर इंट्रोड्यूस ऑन ब्रिटिश रोड टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ pedestrians while ensuring that the movement of dash is not disrupted। वो ये पक्का करते थे कि मूवमेंट ऑफ डैश वो खराब ना हो, डिसरप्ट मतलब वो इम्बैलेंस ना हो, खराब ना हो। ठीक है, बेस्ड ऑन द मॉडल, वो किस पे बेस्ड था, दैट प्रायोरिटाइज, वो किसको प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी मतलब होता है पहल देना। ठीक है, वो किसको प्रायोरिटाइज करते थे, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक को, कि ट्रैफिक का जो फ्लो है सो वो गार्ड्स लगा दिए ताकि जो पेडेस्ट्रियंस है वो बीच में ना आए। तो उनकी प्रायोरिटी क्या थी कि जो ट्रैफिक है उसका स्मूथ फ्लो चलता रहे। सो दो चीज़ें हो गई। तो वो जो गार्ड रेल्स बना दिए, ठीक है, लोहे के बैरियर्स लगा दिए ताकि पेडेस्ट्रियंस बीच में, रोड के बीच में ना जाएं। तो इससे क्या हुआ, एक तो उनकी सेफ्टी बढ़ गई पेडेस्ट्रियंस की, क्योंकि बीच में नहीं आ पाएंगे। दूसरा, लेकिन उसकी मेन प्रायोरिटी क्या थी कि ट्रैफिक का फ्लो जो स्मूथ रहे। सो वाइल इंश्योरिंग दैट द मूवमेंट ऑफ डैश इज़ नॉट इंटरप्टेड। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो इंटरप्ट ना हो, डिसरप्ट ना हो, वो स्मूथ चलता रहे। 9th क्वेश्चन है, पेडेस्ट्रियंस आर लेड टू असेस पॉइंट्स एंड इनकरेज टू क्रॉस वन डैश एट ए टाइम। तो पेडेस्ट्रियंस को असेस पॉइंट तक पहुंचाया जाता था एंड इनकरेज टू क्रॉस वन एट ए टाइम। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, यहाँ पे है, दे ऑफन, दे क्या है, ये जो रेल गार्ड्स हैं, दे ऑफन गाइड पेडेस्ट्रियंस और लीड पेडेस्ट्रियंस टू स्पेसिफिक क्रॉसिंग पॉइंट। ये जो थे ये गाइड करते थे या लीड करते थे पेडेस्ट्रियंस को कि एक वो स्पेसिफिक क्रॉसिंग पॉइंट पे पहुंच जाए जहाँ पे वो क्रॉस कर सकते हैं, एंड स्लो डाउन देयर प्रोग्रेस अक्रॉस द रोड। वो पूरी जो उनकी प्रोग्रेस थी, मतलब जिस पेस पे वो चलते थे वो स्लो कर देते थे पूरे अक्रॉस द रोड, बाय यूजिंग स्टैगर्ड असेस पॉइंट्स। क्या यूज करके, स्टैगर्ड असेस पॉइंट्स यूज करके, टू डिवाइड द क्रॉसिंग इनटू टू। तो वो क्रॉसिंग को कितने हिस्से में बांट देते थे, टू, वन फॉर ईच कैरेज वे, मतलब एक कैरेज वे में एक होगी। तो अगर मैं इसको, ये स्टैगर्ड असेस पॉइंट्स के बारे में बताऊं, अगर ये देखिए ऐसे होते हैं स्टैगर्ड असेस पॉइंट्स। सो बेसिकली यहाँ पे अगर कोई पेडेस्ट्रियन निकलेगा यहाँ से स्टार्ट करेगा, वो यहाँ तक पहुँचेगा, एक रोड वो एक ही बार में क्रॉस करेगा, फिर वो उधरली साइड जाएगा और फिर दोबारा वो क्रॉस करके आगे निकलेगा। तो इसका मतलब ये एक टाइम पे एक ही पैसेज वे को या कैरेज वे को क्रॉस करेगा, फिर वो शिफ्ट होगा इधर। तो ये एक उनको ये उनकी स्पीड को भी स्लो कर देता है और वो ध्यान से
पूरा क्रॉस करते हैं, एक भी बार में क्रॉस करने की कोशिश नहीं करते फिर वो। तो यहाँ पे आ गया pedestrians led to assess points and encouraged to cross one dash at a time। तो वन क्या आंसर इज कैरेज वे, सो आंसर आ जाएगा कैरेज वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनइंटेंडेड इफेक्ट। अनइंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है मतलब जो सोचा समझा हो जानबूझ के, अनइंटेंडेड मतलब तो अचानक हो गया। सो अनइंटेंडेड इफेक्ट इज टू क्रिएट साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज। सो बेसिकली इनका अचानक से क्या हो गया, ये साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज क्रिएट कर दी इसने इन क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करने में, पर्टिकुलरली फॉर लेस डैश पीपल, खासकर किन के लिए, लेस डैश पीपल के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें, इन डूइंग सो दे मेक क्रॉसिंग फील लॉन्गर। तो इससे क्या हुआ, तो उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया क्रॉसिंग को, तो ये क्रॉसिंग लंबी हो गई उनको ऐसा लग रहा है। इंट्रोड्यूसिंग साइकोलॉजिकल बैरियर्स ग्रेटली इम्पैक्टिंग दोज दैट आर लीस्ट मोबाइल। तो इससे साइकोलॉजिकल बैरियर्स बन गए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको किया, जो लीस्ट मोबाइल थे। लीस्ट मोबाइल का मतलब हो गया जो बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे, जैसे ओल्ड पीपल हो गए या जो हैंडीकैप हो गए, वो इतना फास्ट नहीं होते। तो इसलिए सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सो क्रॉसिंग द रोड, सो साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज इन क्रॉसिंग द रोड पर्टिकुलरली फॉर लेस मोबाइल पीपल। सो नेक्स्ट है अनदर रिजल्ट इज दैट सम पीपल क्रॉस द रोड इन ए डैश वे। दूसरा रिजल्ट क्या था, कुछ लोग उससे डैश वे में क्रॉस करते थे। तो यहाँ पे अगर देखें, इनकरेजिंग अदर्स टू मेक डेंजरस क्रॉसिंग्स टू गेट अराउंड द गार्ड रेल। तो कुछ डेंजरस क्रॉसिंग करते थे, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा सम पीपल क्रॉस द रोड इन ए डेंजरस वे। तो नेक्स्ट है द गार्ड रेल्स सेपरेट डैश। गार्ड रेल्स ने सेपरेट कर दी, क्या सेपरेट कर दी, डैश। तो यहाँ पे देखें, दीज बैरियर्स डू नॉट जस्ट मेक इट हार्डर टू क्रॉस द रोड, दे डिवाइड कम्युनिटीज। तो वो कम्युनिटीज को डिवाइड करते थे। सो दे गार्ड रेल्स, दे मतलब गार्ड रेल्स, डिवाइड मतलब सेपरेट, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा कम्युनिटीज। एंड मेक इट मोर डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर डैश। तो उन्होंने मुश्किल कर दिया इंट्रोड्यूस करना फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि डैश है। सो एंड डिक्रीज अपॉर्चुनिटीज, सो मोर डिफिकल्ट मतलब डिक्रीज कर दी अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी ट्रांसपोर्ट, हेल्दी ट्रांसपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज कम कर दी टू इंट्रोड्यूस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर हेल्दी। सो पैसेज 2 है शुड वी ट्राई टू ब्रिंग एक्सटिंक्ट स्पीशीज बैक टू लाइफ। क्या हमें एक्सटिंक्ट जो ख़त्म हो गई स्पीसीज हैं उनको लाइफ दोबारा उनको लाइफ देनी चाहिए। सो क्वेश्चन 14 है ए रेफरेंस टू हाउ फर्दर डिसअपेरेंस ऑफ मल्टीपल स्पीसीज कुड बी अवॉइडेड। कैसे जो डिसअपेरेंस है मल्टीपल स्पीसीज की आगे उसको अवॉइड किया जा सकता है। पैराग्राफ में है she prefers to focus the debate on how this emerging technology could be used to fully understand why various species went extinct in the first place। तो उसने फोकस किया किस डिबेट पे, ऑन हाउ दिस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कैसी ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है, कुड बी यूज्ड टू फुली अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, वाई वेरियस स्पीसीज, क्यों जो बहुत सारी स्पीसीज हैं वेंट एक्सटेंट, वो ख़त्म हो गई एट फर्स्ट प्लेस में, वो ख़त्म ही क्यों हुई, एंड देयर फोर, इस वजह से हाउ वी कुड यूज़ इट टू मेक जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, कैसे हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, विच कुड प्रिवेंट, जो रोक सके मास एक्सटेंशन, बड़े लेवल पे स्पीशीज़ का खात्मा इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, सो हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करनी होंगी जिससे हम प्रिवेंट कर सकें मास एक्सटेंशन इन द फ्यूचर, जो मल्टीपल स्पीसीज हैं जो डिसअपेयर हो जाती हैं उनको रोका कैसे जा सकता है। तो ये हमें रेफरेंस किस में मिली, एफ पैराग्राफ में। तीन क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वे। तो एक ऐसे तरीके की एक्सप्लेनेशन, रिप्रोड्यूसिंग एन एक्सटिंक्ट एनिमल। तो जो एक्सटिंक्ट होता है, जो ख़त्म हो चुका है जानवर, उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना है यूजिंग दैट डीएनए, डीएनए को यूज़ करते हुए ऑफ ओनली दैट स्पीसीज, उसी ही स्पीसीज का डीएनए यूज़ करते हुए उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना। यहाँ पे ए पैराग्राफ में हम देखें, यहाँ पे लिखा है, ये जो एक जेनेटिस्ट बेन नोवर्क इज लीडर इज लीड रिसर्चर, वो लीड रिसर्चर है इन एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में, विच नाउ एम्स टू ब्रिंग द बर्ड बैक टू लाइफ। तो उसका एम क्या है, जो बर्ड है उसको लाइफ में दोबारा लेके आना, मतलब वो ख़त्म हो चुका है उसको दोबारा लेके आना थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड नोन एज डी एक्सटिंक्शन। सो इस प्रोसेस के प्रोसेस से
द बेसिक प्रेमिसेस इन्वॉल्व्स, इसमें क्या इन्वॉल्व है, यूजिंग क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें डुप्लीकेट क्लोनिंग होता है, जैसे किसी चीज़ का डुप्लीकेट बना देना। सो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके टू टर्न द डीएनए ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल इनटू ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। तो उसने उसको बदलना, टर्न मतलब उसको बदलना किसमें, डीएनए को, जो एक्सटिंक्ट एनिमल है, जो मरा हुआ एनिमल है, उसके डीएनए को फर्टिलाइज एम्ब्रियो में बदल देना। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, फर्टिलाइज होता है जो पैदा हो सके, एम्ब्रियो होता है भ्रूण, भ्रूण मतलब जो जैसे माँ की गर्भ में जो अनबॉर्न बेबी होता है ना, तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो विच इज़ कैरिड बाय द नियरेस्ट रिलेटिव स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो जो फॉर एग्जांपल कोई बर्ड है, वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसका जो नियरेस्ट रिलेटिव है, ठीक है, जैसे कोई उसका नियरेस्ट रिलेटिव हो गया, नियरेस्ट रिलेटिव मतलब उसके खानदान के कोई नियरेस्ट रिलेटिव होगा, तो उसके गर्भ में उसका जो एक्सटिंक्ट एनिमल का डीएनए यूज़ करके उसके गर्भ में डाल देना। तो क्या होगा, जब फिर वो अब जो बर्ड पैदा होगा, सो वो वही बर्ड होगा जो एक्चुअली ख़त्म हो चुका था। सो इन दिस केस द अबंडेंट बैंड टेल्ड पिजन, तो इस केस में ये जो पिजन था जो ख़त्म हो चुका था, उसकी बात की जा रही है, वो पैदा होगा बिफोर बीइंग बॉर्न एज ए लिविंग ब्रीदिंग एनिमल। तो इसे पैदा करने के लिए उन्होंने डीएनए, जो एक्सटिंक्ट एनिमल का डीएनए, उसे फर्टिलाइज एम्ब्रियो में बदला और उसके नियरेस्ट रिलेटिव में डाल दिया, मतलब उसको दे दिया, ताकि वो उसकी क्लोनिंग हो जाए, तो वो रिप्रोड्यूस हो सके। ये जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सटिंक्ट एनिमल के डीएनए को यूज़ करके किसी स्पीशीज़ को दोबारा रिप्रोड्यूस करना, ये हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ में मिली, 15th की ए। 16th क्वेश्चन है रेफरेंस ऑफ ए हैबिटेट। हैबिटेट होता है कोई भी जंगली जानवर जो हैं उनके रहने का, उनका घर, बेसिकली यहाँ पे फॉरेस्ट हो जाएगा। विच हैज़ सफ़र्ड, जिसने सफ़र किया है, फॉलोइंग द एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसीज। तो किसी स्पीशीज़ के ख़त्म होने से कोई फॉरेस्ट ने क्या किया है, सफ़र किया है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे डी पैराग्राफ में देखें, सिंस द डिसअपेरेंस ऑफ द की स्पीशीज़, जो डिसअपेरेंस हुई है, की स्पीशीज़ मतलब कोई वहाँ पे कोई स्पीशीज़ होगा, वो ख़त्म हो गया। इकोसिस्टम इन द ईस्टर्न यूएस हैव सफर्ड। जब से वो डिसअपेयर हुआ है ना की स्पीशीज़, वहाँ को जो सारा इकोसिस्टम है यूएसए का, ईस्टर्न यूएसए का, उसने सफ़र किया है। तो यहाँ से भी हमें पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम हुई है। एज द लैक ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर पिजन्स wracking trees and branches means there has been minimal need for regrowth। क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ डिस्टर्बेंस थी। डिस्टर्बेंस मतलब जैसे वहाँ पे जो बहुत सारे पिजन्स थे, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, जैसे ट्रीज़ वगैरह या ब्रांचेस वगैरह को नुकसान पहुँचाना, टूट गए, ठीक है। तो ये जो वृक्ष जो टूटते थे, ब्रांचेस और ट्रीज टूटते थे, उसकी वजह से वो वहाँ पे ग्रोथ होती होगी। लेकिन जब से वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई नहीं है, लैक ऑफ डिस्टर्बेंस, क्योंकि वहाँ पे पिजन तो है ही नहीं अभी, तो अब वो ट्रीज और ब्रांचेस को नुकसान होता ही नहीं। सो देयर हैज़ बीन मिनिमल नीड फॉर रीग्रोथ। अब यहाँ पे ग्रोथ होती ही नहीं है। अगर आप फर्दर भी यहाँ पे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कैसे जो ये जो इकोसिस्टम था यूएसए का, वो ख़राब हुआ है, वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस नहीं होती, अब वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। हैबिटेट विच हैज सफर्ड फॉलोइंग द एक्सटेंट ऑफ अ स्पीसीज, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली डी में। नेक्स्ट है मेंशन ऑफ द एग्जैक्ट पॉइंट। एग्जैक्ट पॉइंट का मेंशन किया है, एट विच पर्टिकुलर स्पीशीज बिकेम एक्सटिंक्ट, जहाँ में कुछ खास स्पीशीज ना ख़त्म हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब वो उसका विनाश हो गया। यहाँ पे लिखें एक पैराग्राफ में, सैडली द पैसेंजर पिजन्स एग्जिस्टेंस केम टू एन एंड ऑन 1 सितंबर 1914। तो 1 सितंबर 1914 को जो एग्जिस्टेंस पिजन की वो ख़त्म हो गई, when the last living specimen died at this zoo। तो उस जू में वो मर गया, तो उसके बाद वो एक्सटेंट हो गया। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली ए में। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोफेसर जॉर्ज चर्च, जो प्रोफेसर थे, एंड हिज टीम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, द डैश विच अनेबल्ड मैमथ्स टू लिव इन टुंड्रा। तो कुछ खास वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से जो मैमथ थे वो लायक हुए थे तुंद्रा में रहने के लिए। तो यहाँ पे प्रोफेसर चर्च और उसकी टीम की बात की गई है, ठीक है।
वो किस पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे ये लाइन पढ़े, बाय पिन पॉइंटिंग which genetic traits made it possible for mammoths to survive in icy climate of the tundra. The project aim is to return mammoth or mammoth-like species to the area. तो पिन पॉइंट का मतलब होता है कि उस जगह उस चीज़ को पिन पॉइंट करना कि कौन से जेनेटिक ट्रेट्स थे, ठीक है, पिन पॉइंट किया उन जेनेटिक ट्रेट को जिसने मेड इट पॉसिबल फॉर मैमथ टू सर्वाइव द आइसी क्लाइमेट ऑफ द टुंड्रा, जिसकी वजह से जो मैमथ सर्वाइव कर पाया ना वो आइसी क्लाइमेट जो था टुंड्रा में, वो उसको पिन पॉइंट किया, उन जेनेटिक ट्रेट्स को पिन पॉइंट किया। तो इससे उनका गोल था कि वो मैमथ या वैसे क्रिएचर्स को वापस ले आए। तो आइडेंटिफाई उन्होंने क्या किया, पिन पॉइंट क्या किया, सो आंसर इज जेनेटिक ट्रेट्स। सो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द चर्च, ये जो पर्सन थे जॉर्ज चर्च के, इसके हिसाब से इंट्रोड्यूसिंग एशियन एलिफेंट्स को इंट्रोड्यूस करना टू द टुंड्रा में वुड इन्वॉल्व सर्टेन फिजिकल अडेप्टेशंस, उसमें उनको कुछ अडेप्टेशंस करनी होगी, फिजिकल अडेप्टेशंस करनी होगी, किसके लिए, टू मिनिमाइज डैश, ताकि डैश मिनिमाइज हो जाए। तो यहाँ पे अगर देखें वो बोलते हैं माई हाईएस्ट प्रायोरिटी वुड बी प्रिजर्विंग द इंडेंजर्ड एशियन एलिमेंट। तो उसने बोला, चर्च ने बोला कि मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मैं एशियन एलिमेंट को प्रिजर्व करूं, एक्सपैंडिंग देयर रेंज टू द ह्यूज इकोसिस्टम ऑफ द टुंड्रा, ताकि वो जो ह्यूज इकोसिस्टम है टुंड्रा में वहाँ तक एक्सपैंड कर जाएं। नेसेसरी अडेप्टेशंस वुड इंक्लूड, तो इसमें अडेप्टेशंस कौन कौन सी इंक्लूड होंगी, मतलब कौन कौन सी अडेप्टेशंस करनी पड़ेगी इसमें, जैसे स्मॉलर ईयर्स, उनके कान क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, थिक हेयर, उनके हेयर थिक होने चाहिए, एक्स्ट्रा इंसुलेटिंग फैट, उनमें फैट ज़्यादा होनी चाहिए, ऑल फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग हीट लॉस इन द टुंड्रा, ताकि वो रिड्यूस कर सके किस चीज़ को, हीट लॉस को, मतलब हीट जो है उसके अंदर ही रहे, वो लूज ना हो टुंड्रा में, ताकि वो गर्म रहे एलिफेंट। तो एशियन एलिफेंट टू द टुंड्रा वुड इन्वॉल्व सर्टेन फिजिकल अडेप्टेशंस, उसको फिजिकल अडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी। सो अडेप्टेशंस क्या है, छोटे कान, थिक हेयर, बड़े हेयर, अच्छी इंसुलेटिंग फैट। तो उसका पर्पस क्या है, ऑल फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग हीट लॉस, ताकि टू मिनिमाइज, ये अडेप्टेशंस क्यों करनी है, टू मिनिमाइज, आंसर इज हीट लॉस। नेक्स्ट है, टू सर्वाइव इन द टुंड्रा में सर्वाइव करने के लिए द स्पीशीज, ये जो एशियन स्पीशीज है वुड नीड टू हैव द मैमथ लाइक फीचर्स, उसको मैमथ लाइक फीचर्स चाहिए, जैसे मैमथ लाइक फीचर्स है जैसे कि थिक हेयर। तो एक क्यों था, एक था थिक हेयर, सो यहाँ पे लिखा है थिक हेयर, और दूसरा क्या था, डैश ऑफ रिड्यूस्ड साइज। डैश ऑफ रिड्यूस्ड साइज का मतलब यहाँ पे लिखा है स्मॉलर ईयर, सो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम ईयर ऑफ रिड्यूस्ड साइज, सो ईयर्स ऑफ रिड्यूस्ड साइज। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड था अडेप्टेशन में, स्मॉलर ईयर था, थिक हेयर था, और एक्स्ट्रा इंसुलेटिंग फैट थी, ठीक है। सो अब रिड्यूसेस एंड मोर मतलब एक्स्ट्रा, सो आंसर आ जाएगा इंसुलेटिंग फैट। सो नेक्स्ट है, रीपॉपुलेटिंग द टुंड्रा विद मैमथ्स, जो ये जो प्लेस है टुंड्रा में, इसको रीपॉपुलेट करना, मतलब किसके साथ, मैमथ्स और एशियन एलिफेंट्स जो मैमथ के हाइब्रिड हों ऐसे। सो इनको अगर दोबारा टुंड्रा में रीपॉपुलेट करें, वुड ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इसका इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, विच कुड हेल्प टू रिड्यूस टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर रिड्यूस होगा, एंड डिक्रीज डैश, और डैश भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर देखें, दिस रीपॉपुलेशन ऑफ टुंड्रा एंड दिस फॉरेस्ट ऑफ यूरोपिया एंड नॉर्थ एरिया विल with large mammals could also be a useful factor in reducing carbon emission. तो ये जो रीपॉपुलेट करेंगे टुंड्रा को और इन फॉरेस्ट्स को, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के, तो ये यूजफुल होगा क्योंकि ये क्या रिड्यूस कर देंगे, कार्बन एमिशन, क्योंकि एलिफेंट्स पंच होल्स थ्रो स्नो एंड नॉक डाउन ट्रीज। एलिफेंट्स जो होते हैं वो स्नो में पंच मारते हैं, होल्स बना देते हैं और ट्रीज को तोड़ देते हैं, विच इनकरेज ग्रास ग्रोथ, जिससे ग्रास ग्रोथ इनकरेज होती है। दिस ग्रास ग्रोथ वुड रिड्यूस टेम्परेचर, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, एंड मिटिगेट मतलब कंट्रोल करेगा क्या, एमिशंस फ्रॉम मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। सो एमिशंस को कंट्रोल करेगा। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा, एक तो रिड्यूस करेगा टेम्परेचर, दूसरा क्या करेगा, मिटिगेट मतलब डिक्रीज, या फिर रिड्यूस यहाँ पे लिखा था वो भी हो गया डिक्रीज। सो हम कार्बन एमिशंस या एमिशंस वर्ड यूज कर सकते हैं। सो हमारा आंसर आ जाएगा एमिशंस। क्वेश्चन नंबर 23 है, reintroducing an extinct species to its original habitat could improve the health of particular species living there. अगर कोई extinct species है, कोई ख़त्म हो गया जो species, उसको दोबारा reintroduce करें उसके घर में, तो क्या होगा,
तो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो वहाँ पे रहता है उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब किसी मरे हुए जानवर को या जो ख़त्म हो चुके हैं उनको दोबारा इंट्रोड्यूस किया उसके घर में, तो किसी और स्पीशीज़ के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। कैसे? बी पैराग्राफ में लिखा है इन ऑस्ट्रेलिया द थाईलैंड्स, जहाँ पे भी थाईलैंड्स है, मोस्ट कॉमनली नोन एज तास्मेनियन टाइगर, तो वो बेसिकली है कौन? टाइगर है। इज अनदर एक्सटिंक्ट क्रिएचर विच जेनेटिक साइंटिस्ट्स आर स्ट्राइविंग टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। तो एक थाईलैंड्स है, ये जो टाइगर है तास्मेनियन टाइगर, ये एक्सटेंट क्रिएचर है जो मतलब ख़त्म हो चुका है दुनिया से, साइंटिस्ट इसको वापस लाना चाहते हैं। देर इज़ नो कार्निवोर नाउ इन तास्मानिया। कार्निवोर होता है मांसाहारी, टाइगर मांसाहारी होता है, ठीक है, मांस खाता है, तो ये नहीं है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे मांसाहारी है ही नहीं। दैट फिल्स द नीच विच टार्निको कुड वंस ऑक्यूपाइड, तो उसकी जगह पे कोई और मांसाहारी है ही नहीं है वहाँ पे तास्मानिया में, ये पर्सन कहते हैं। He points out that in the decades since ये जो टाइगर था went extinct, टेस्लाइंस, ये जो टाइगर था सस्पेंड टाइगर, ये खत्म हो गया ना, उन दशकों में देयर हैज बीन ए स्प्रेड इन डेंजरसली डेबिलिटेटिंग फेशियल ट्यूमर सिंड्रोम। तो ट्यूमर क्या होता है? कैंसर। तो स्प्रेड का मतलब फैल गया, ये बहुत डेंजरस जो ट्यूमर था, फेशियल, फेशियल मतलब फेस पे होगा ट्यूमर, जो सिंड्रोम फैल गया, विच थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ तास्मेनियन डेविल। तो ये कोई और जानवर होगा वहाँ पे, उसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहा है। तो जब ये टाइगर नहीं था वहाँ पे, एक्सटेंट था, तो एक कोई डिजीज़ वहाँ पे फैल गई, कैंसर टाइप, इस पर्सन, ये जो एनिमल थे इनकी एग्जिस्टेंस को वो तंग कर रहे हैं। एक वहाँ पे एक और रेजिडेंट था, नोटोरियस मतलब एक और वहाँ पे रहता था जानवर। ये जो टाइगर था थेल्सिन्स वुड हैव प्रिवेंटेड दिस स्प्रेड। तो ये जो कैंसर का जो स्प्रेड था ना, ये रोक सकता था। प्रिवेंट का मतलब होता है रोक सकता था, तो ये प्रिवेंट कर सकता था दिस थ्रेड, बिकॉज दे वुड हैव किल्ड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ तस्मेनियन डेविल्स, क्योंकि ये तो डेविल्स को खा लेते। इफ दैट contagious cancer had popped up previously, it would have burned out in whatever region it started. तो इससे क्या होता कि अगर जो टाइगर होता, तो ये जो कैंसर है, कंटेजियस कैंसर होता है जो फैल जाता है, हवा पानी से फैलता है। तो ये जो कंटेजियस कैंसर है, तो ये अगर पहले होता, मतलब जो टाइगर के समय होता जब ये थैलेसन, तो ये वहीं पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पे स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे एक तास्मेनियन डेविल को कैंसर हो गया, तो ये आगे नहीं फैलता। क्यों? क्योंकि जो टाइगर था वो उसे मार देता, तो वो जो कैंसर जहाँ पे शुरू होता है ना किसी जानवर में, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता, वो आगे वो फैलता ही नहीं, क्योंकि टाइगर थे ही नहीं उनको मारने के लिए। तो ये जहाँ पे भी ये कैंसर शुरू हुआ, क्योंकि उनको वो मारने वाला था ही नहीं उस जानवर को, तो वो बाकी सारे उसकी प्रजाति को वो कैंसर देता गया, देता गया। सो द रिटर्न ऑफ थाइलेसी टू तस्मेनिया, तो ये जो टाइगर था इसका तस्मेनिया में रिटर्न होता, कुड हैव हेल्प टू इंश्योर दैट डेविल्स आर नेवर अगेन सब्जेक्टेड टू द रिस्क ऑफ दिस काइंड। अगर ये टाइगर वहाँ पे होता, ठीक है, तो ये फिर कंफर्म हो जाता कि जो दूसरा जानवर है डेविल्स, इन्हें कभी ये कैंसर नहीं होता, क्योंकि जिसको भी कैंसर होता अगर वो पहले ही टाइगर उसको मार देता, तो फिर वो जो बाकी जो डेविल्स हैं उनको वो कैंसर नहीं पहुंचा पाता। तो इसलिए हमें जो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें किससे मिलती है? आर्चर। सो मिशेल आर्चर हमारा आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब हो गया फोकस करना, ऑन द कॉज ऑफ एनिमल एक्सटेंशन। कॉज क्या होता है? क्या कारण है, किसका? एनिमल एक्सटेंशन का क्या कारण है, उस पर फोकस करना है। यहाँ पे एफ पैराग्राफ में देखें तो वहाँ पे लिखा है शी प्रेफर्स टू फोकस। फोकस का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेट। The debate on how emerging technologies could be used to fully understand why various species went extinct in the first place. वो सो शी कौन है एक्चुअली? शैपिरो, ठीक है। तो शैपिरो जो है वो प्रेफर करती है कि वो कॉन्सेंट करे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे जो कि यूज़ की जा सकती हैं टू अंडरस्टैंड वाई वेरियस स्पीशीज वेंट एक्सटेंट। क्यों जो है, क्या कारण है जो वेरियस स्पीशीज खत्म हो रही हैं। तो इसलिए हमारा ये जो आंसर है ये हो जाएगा सी। तो किस पे फोकस करना है? कॉजेज, मतलब क्यों एनिमल एक्सटेंट हो रहे हैं, तो आंसर आ गया सी। क्वेश्चन 25 है, ए स्पीशीज ब्रॉट बैक फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जो कोई स्पीशीज है अगर हमें उसे वापस ले आए उसके एक्सटिंक्शन से, कुड हैव एन इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन द वेजिटेशन ऑफ इट्स हैबिटेट। तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बेनिफिशियल मतलब फ़ायदेमंद, एडवांटेजेस होगा
ऑन द वेजिटेशन ऑफ दैट हैबिटेट, वो जो जंगल है जहाँ पे वो पशु पक्षी रहते होंगे उसकी वेजिटेशन पे उस पर बेनिफिशियल इम्पैक्ट होगा अगर कोई स्पीशीज़ को हम वापस ले आएँ तो यहाँ पे नोवक है जो पर्सन, ये जो बैन नोवक है, ठीक है, तो ये एक बैंड टेलर्ड पिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पिजन कबूतर की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं सिंस द डिसअपेरेंस ऑफ दिस स्पीशीज की स्पीशीज, जब से ये खत्म हुआ है ना, इकोसिस्टम इन द यूएसए हैव सफर्ड, इकोसिस्टम खराब हो गया। As the lack of disturbance caused by the thousands of passenger pigeons wracking trees and branches means there has been minimal need for regrowth. तो बेसिकली वहाँ पे लैक ऑफ डिस्टर्बेंस है, तो क्या होता था, ये जो पिजन्स थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, ट्रीज ब्रांचेस टूट गई, ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो ट्रीज़ थे या जो वहाँ की इकोसिस्टम था वो दोबारा ग्रो करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिलती थी। लेकिन अब वो होता ही नहीं है, वहाँ पे लैक ऑफ डिस्टर्बेंस है, तो वहाँ पे मिनिमल ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती नहीं है वहाँ पे। दिस हैज़ लेफ्ट फॉरेस्ट स्टेगनेंट, इससे जो फॉरेस्ट है वो स्टेगनेंट हो गया। स्टेगनेंट मतलब जिसमें ग्रोथ ही नहीं होती। एंड देयर फोर अनवेलकमिंग टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये अनवेलकमिंग हो गया, मतलब वो नए प्लांट्स और एनिमल्स को वेलकम नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई नया प्लांट कोई एनिमल नहीं है। विच इवॉल्व टू हेल्प रीजनरेशन द फॉरेस्ट आफ्टर डिस्टर्बेंस, जो एक्चुअली वो जो नए प्लांट्स नए एनिमल्स होते थे वो उसको फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में हेल्प करते थे, जो वो पिजन्स डिस्टर्बेंस करते थे, तो फिर उसके बाद फिर जो रीजनरेशन होती थी ना उसमें नए प्लांट्स नए एनिमल्स आते थे। अकॉर्डिंग टू नोवक, नोवक के हिसाब से हाइब्रिडाइज्ड बैंड टेल्ड पिजन, ये जो दोबारा जो पिजन है, हाइब्रिडाइज मतलब किसी के साथ उसके डीएनए को जोड़ के दोबारा जो अगर पिजन वो बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर डीएनए से अगर वो बनाए विद द एडेड नेस्टिंग हैबिटेट्स ऑफ ए पैसेंजर पिजन कुड इन थ्योरी री एस्टेब्लिश दैट फॉरेस्ट डिस्टर्बेंस, तो अगर वो पिजन दोबारा आ जाए तो फिर वो फॉरेस्ट की डिस्टर्बेंस को दोबारा री एस्टेब्लिश कर सकते हैं, देयर बाय क्रिएटिंग द हैबिटेट नेसेसरी फॉर द ग्रेट मैनी अदर नेटिव स्पीसीज टू थ्राइव। तो इससे कोई वो ऐसा हैबिटेट बन जाएगा, ऐसा जंगल बन जाएगा जिससे बहुत सारे और नेटिव स्पीसीज भी वहाँ पे आएंगे। इसका मतलब वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा, वहाँ पे नए प्लांट्स नए एनिमल्स आएंगे। तो इसलिए ये पिजन के ख़त्म होने से जो सारी डिस्टर्बेंस हुई, ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो रही थी जो फॉरेस्ट में, तो अगर हम उसको वापस ले आएँ तो उससे फिर नए प्लांट्स और नए एनिमल्स छोटे जीव जंतु वगैरह इको जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो इसलिए 25th का आंसर आ जाएगा ए। ये कौन बोलते हैं? नोवक। 26th है अवर करंट एफर्ट्स टू प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर इनसफिशिएंट। जो हमारे करंट एफर्ट्स हैं ना, प्रिजर्व मतलब बचाना बायोडाइवर्सिटी को, वो इनसफिशिएंट है, वो काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है शी कंटिन्यूज, शी कौन है? सुपेरियो है, शैपेरियो है। सो वो बोलती है वी नो दैट वट वी आर डूइंग टूडे इज़ नॉट इनफ, हम जानते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, एंड वी हैव टू बी विलिंग टू टेक सम कैलकुलेटेड एंड मेजर रिस्क, हमें कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा आगे, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो इनफ नहीं है। तो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा शैपेरो। सो आंसर आ जाएगा सी। सो नेक्स्ट पैसेज है हैविंग ए लाफ। 27th क्वेश्चन है व्हेन रेफरिंग टू लाफ्टर, लाफ्टर को रेफर करते हुए इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर एम्फसाइज, राइटर किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है? यहाँ पे अगर हम देखें लाइक अदर ह्यूमन इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस, दूसरे ह्यूमन इमोशंस और एक्सप्रेशंस के जैसे लाफ्टर एंड ह्यूमर, ह्यूमर होता है मजाक, जो लाफ्टर और ह्यूमर है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट्स, ये साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट को प्रोवाइड करता है रिच रिसोर्सेज फॉर स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। ये जो साइंटिस्ट है ना उनको ये प्रोवाइड करता है बहुत सारे रिसोर्सेज जिससे वो क्या स्टडी करें? ह्यूमन साइकोलॉजी, रेंजिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टू द न्यूरोसाइंस ऑफ सोशल परसेप्शंस। तो रेंजिंग फ्रॉम, तो लैंग्वेज कहाँ से डेवलप हुई टू द न्यूरोसाइंस ऑफ सोशल परसेप्शंस, ये मतलब पूरी रेंज बताइए सारे मतलब मुद्दों पे, ये सारे चीज़ों पे ह्यूमन साइकोलॉजी पे स्टडी करने के लिए ये सोर्स प्रोवाइड करता है लाफ्टर एंड ह्यूमर। किसको प्रोवाइड करता है? साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट्स को। सो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा इट्स वैल्यू टू साइंटिफिक रिसर्च, हमारा आंसर आ जाएगा सी। 20th क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट चार्ली डगलस। तो जो राइटर है वो चार्ली डगलस के बारे में क्या सजेस्ट करता था? तो सेकेंड पैराग्राफ में देखें थ्योरीज फोकसिंग ऑन द एवोल्यूशन ऑफ लाफ्टर, जो थ्योरीज है ना जो एवोल्यूशन ऑफ लाफ्टर पे फोकस करते हैं, पॉइंट्स टू इट एज एन इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन फॉर सोशल कम्युनिकेशन।
वो पॉइंट करते हैं कि ये ना सोशल कम्युनिकेशन के लिए इसको अडाप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। मतलब लाफ्टर है जो, नहीं तो हम सोशल कम्युनिकेशन कर नहीं पाएंगे लोगों से अगर हम लाफ्टर को अडाप्ट नहीं करते, समझते नहीं है उसको। टेक फॉर एग्जाम्पल द रिकॉर्डेड लाफ्टर इन टीवी कॉमेडी शो। अगर हम एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल लें? एग्जाम्पल किसका लेंगे? रिकॉर्डेड लाफ्टर इन टीवी कॉमेडी शो। सो जो टीवी में कॉमेडी शो होते हैं उसमें रिकॉर्डेड लाफ्टर होता है। उसमें बोला है बैक इन 1950, 1950 में यूएसए साउंड इंजीनियर चार्ली डगलस हेटेड डीलिंग विद द अनप्रिडिक्टेबल लाफ्टर ऑफ लाइव ऑडियंस। अच्छा, तो लाइव ऑडियंस कभी भी हंस पड़ेगी तो हमें पता नहीं वो बीच में मजाक के बीच में हंस हंस पड़े। तो उसे ये पसंद नहीं था कि वो लाइव ऑडियंस जो है वो अनप्रडिक्टेबल लाफ्टर उसको पसंद नहीं था। मतलब शो चल रहा है, बीच में कोई हंस रहा है तो शो में डिस्टर्बेंस होगी। तो सो स्टार्टेड रिकॉर्डिंग हिज ओन लाफ्टर। तो उसने क्या किया, अपने ओन लाफ्टर को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब उसने रिकॉर्डेड लाफ्टर टीवी कॉमेडी शो में यूज़ किया। These were intended to help people at home feel like they were in a social situation such as a crowded theater। ठीक है, तो फिर इसका मतलब जो वो कॉमेडी शोज होते हैं वहाँ पे लाइव ऑडियंस नहीं होगी क्योंकि वो तो कभी भी हंस पड़ेगी। तो उसमें रिकॉर्डेड लाफ्टर उसने डाला। तो उसने ऐसा क्यों किया? उसका इंटेंडेड होता है, मतलब इरादा क्या था? उसका इरादा था टू हेल्प पीपल एट होम फील लाइक दे वर इन ए सोशल सिचुएशन सच एज क्राउडेड थिएटर। तो वो चाहता था कि लोग ऐसा फील करें कि वो एक सोशल सिचुएशन में है, जैसे एक बहुत बड़ा थिएटर है वहाँ पे सब लोग हंस रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह। सो अगर हम देखें चार्ली डगलस की वजह से उसने क्या सजेस्ट किया, ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंजॉइंग ह्यूमर इन ए ग्रुप सेटिंग। तो उसने समझा, क्या समझा? कि जो ह्यूमर है, मजाक है, लाफ्टर है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझी ग्रुप सेटिंग में। ग्रुप सेटिंग मतलब कि पूरे ग्रुप में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वैसे कैसे हमें ऐसे फील करवाता है कि जैसे हम एक सोशल सिचुएशन में बैठे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, वो भी हंस रहे हैं। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ए। तो अगर हम ये देखें, ही बिलीव दैट टीवी व्यूअर्स एट होम नीडेड टू बी टोल्ड व्हेन टू लाफ। व्हेन टू लाफ ऐसा नहीं था कि वो कब हंसें, ऐसा नहीं था। या ही वांटेड टू शो टू अपील द ऑडियंस अक्रॉस द सोशल स्पेक्ट्रम। वो इंटरेस्टिंग ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ बनाना चाहता था, ऐसा नहीं है। ही प्रेफर्ड शोज वेयर ऑडियंस वर प्रेजेंट इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो। वो प्रेफर करता था कि जहाँ पे ऑडियंस प्रेजेंट हो। तो वो तो ये प्रेफर नहीं करता था क्योंकि उसे लाइव ऑडियंस पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अनप्रडिक्टेबल लाफ्टर देती थी। सो ये भी गलत है, तो वो तो रिकॉर्डेड लाफ्टर यूज़ करता था। सो इससे हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन 29 है, व्हाट मेक्स सैंट क्रूज स्टडी पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। सो सैंट क्रूज की जो स्टडी है वो सिग्निफिकेंट क्यों है? तो यहाँ पे इन वन स्टडी 2016 में स्टडी हुई थी, सैम्पल ऑफ लाफ्टर्स फ्रॉम पेयर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स वर रिकॉर्डेड। तो एक पेयर था, पेयर ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्टूडेंट्स के पेयर्स, मतलब जो दो दो पर्सनस बात करते हैं, उनको रिकॉर्ड किया गया यहाँ पे सेंट क्रूज में। ठीक है, सो जो इंग्लिश बोलते हैं स्टूडेंट्स, उनके पेयर्स को रिकॉर्ड किया गया। तो ए टीम मेड अप ऑफ मोर देन 30 साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट। सो साइंटिस्ट थे उसमें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है, बायोलॉजिस्ट थे। तो ये 30 की टीम थी। दे प्लेड दीज रिकॉर्डिंग्स टू लिसनर्स फ्रॉम 24 डिवर्स सोसाइटीज़। तो ये रिकॉर्डिंग्स थी ना, उन्होंने 24 डिवर्स सोसाइटी के लिसनर्स को सुनाई, मतलब कई तरह की सोसाइटीज़ में सुनाई। फ्रॉम इंडिजिनस ट्राइब्स इन न्यू गुआना टू सिटी डिवेलर्स इन इंडियन इन यूरोप। तो ट्राइब्स होते हैं जो आदिवासी लोग हैं, उनको भी सुनाई। तो सिटी डिवेलर्स होते हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, जैसे इंडिया यूरोप के, उनको भी सुनाई। मतलब कई लोगों को सुनाई। पार्टिसिपेंट्स वर आस्क वेदर दे थॉट द पीपल लाफिंग वर फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स। उनको ये बोला कि अच्छा, ये जो पेयर्स, जो लोग हैं, ये हंस रहे हैं, ये फ्रेंड्स है कि स्ट्रेंजर्स हैं। ऑन एवरेज द रिजल्ट वर रिमार्केबली कंसिस्टेंट। तो जो रिजल्ट्स थे ना, वो सबके एक जैसे थे। रिमार्केबली मतलब काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट थे, एक जैसे थे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। पीपल्स गेस वर करेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द टाइम। सो 60% के उनके जो गेसेस थे ना, वो 60% जो थे वो सही थे। तो इसलिए सो हमारा आंसर आ जाएगा सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइड रेंज ऑफ कल्चर्स। सो 24 डाइवर्स सोसाइटीज़ थी, उनके सबके सिमिलर रिजल्ट्स थे, कंसिस्टेंट थे, रिजल्ट्स कंसिस्टेंट थे, इसलिए वो रिमार्केबल थी। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा बी। 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड इन द सैन डिएगो स्टडी। सो सैन डिएगो स्टडी में क्या हुआ? हैपेंड मतलब उसमें हुआ क्या?
यहाँ पे अगर हम पढ़ें, रिसर्चर्स हैव ऑल्सो फाउंड, रिसर्चर को पता लगा दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाफ्टर, डिफरेंट अलग अलग टाइप का जो लाफ्टर है, सर्व्स एज कोड्स टू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोशल हिरार्कीज। ये कोड्स हैं कॉम्प्लेक्स सोशल हिरार्कीज के। सो हिरार्की होता है जैसे कोई टॉप लेवल पे है, कोई मिडल लेवल पे है, कोई लोअर लेवल पे है, सो इसे हिरार्की बोलते हैं। ये सोशल हिरार्की को के कोड्स को बताता है। कैसे? ए टीम ऑफ ये एक टीम थी जो ये चला रहे थे सैन डिएगो में, फाउंड दैट, उसे पता लगा कि हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स हैड डिफरेंट लाफ्स फ्रॉम लो स्टेटस इंडिविजुअल्स। जो हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स थे उनकी जो हंसी थी वो डिफरेंट थी लो स्टेटस इंडिविजुअल्स थे। एंड दैट स्ट्रेंजर्स जजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स सोशल स्टेटस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डोमिनेंट और सबमिसिव क्वालिटी ऑफ देयर लाफ्टर। और जो कोई भी स्ट्रेंजर था वो जजमेंट किसी भी इंडिविजुअल के सोशल स्टेटस का जजमेंट कैसे करता था? जैसे दो पर्सन हंस रहे हैं और तीसरा कोई पर्सन है, वो कैसे जज करेगा सोशल स्टेटस, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो उनके डोमिनेंट एंड सबमिसिव क्वालिटी ऑफ देयर लाफ्टर से, मतलब कौन बहुत हाई हंस रहा है, बहुत डोमिनेंट है, और कौन मतलब दब दब के हंस रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाफ्टर से ये पता लगेगा। In their study, 48 male college students were randomly assigned to group of 4। तो 48 मेल स्टूडेंट्स को लिया और उनको असाइन कर दिया चार के ग्रुप को, चार चार के ग्रुप बना दिए, विद ईच ग्रुप कंपोज ऑफ 2 लो स्टेटस मेंबर्स। तो हर एक ग्रुप में 2 लो स्टेटस मेंबर्स थे। तो चार के ग्रुप में अगर 2 लो स्टेटस मेंबर थे तो 2 हाई स्टेटस मेंबर होंगे। हु जस्ट हैड ज्वाइंड द कॉलेज। अच्छा, जिन्होंने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया, तो लो स्टेटस वाले कौन हो गए? जिन्होंने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया, फर्टर्निटी ग्रुप को, मतलब उसको। एंड 2 हाई स्टेटस मेंबर्स, हाई स्टेटस मेंबर्स थे वो कौन होंगे? ओल्डर स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी थे एक्टिव इन फर्टर्निटी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, वो वहाँ पे एक्टिव थे काफ़ी 2 सालों से। तो हाई स्टेटस और लो स्टेटस वाले को इकट्ठा कर दिया। हाई स्टेटस वाले कौन है? जो काफ़ी देर से थे कॉलेज में। लो स्टेटस जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया। लाफ्टर वॉज रिकॉर्डेड एज ईच स्टूडेंट टुक ए टर्न एट बींग टीज्ड बाय द अदर्स। टीज्ड होता है मतलब उकसाना किसी को, जैसे इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ माइल्डली इंसल्टिंग नेम्स, किसी किसी के नाम से गलत नाम, जैसे छेड़ होती है किसी की, सो गलत नाम से किसी को इंसल्ट करके बुलाना, ओ मोटे या ऐसा कुछ करके। तो लाफ्टर उनके रिकॉर्ड किए गए, जैसे हर एक जो स्टूडेंट था टुक ए टर्न, उन बारी बारी, एट बीइंग टीज्ड बाय द अदर। सो एक पहले उसने उसकी मजाक उड़ाया, फिर उसने दूसरे ने पहले का मजाक उड़ाया, बारी बारी उन्होंने एक दूसरे का मजाक उड़ाया उनके इंसल्टिंग नेम्स लेके। एनालिसिस रिवील्ड दैट, एनालिसिस ने पता किया, एज एक्सपेक्टेड हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस मोर डोमिनेंट लाफ्टर्स एंड फ्यूअर सबमिसिव लाफ्टर्स रिलेटिव टू द लो स्टेटस इंडिविजुअल्स। जो हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स थे ना, उन्होंने डोमिनेंट लाफ्टर ज़्यादा दिया, सबमिसिव मतलब लो लाफ्टर से मुकाबले जो हाई स्टेटस वाले थे उन्होंने डोमिनेंट लाफ्टर ज़्यादा दिया, मतलब फिर उनका सोशल स्टेटस बड़ा हो गया। तो इसमें अगर हम देखें व्हाट हैपेंड, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड इन द सैन डिएगो स्टडी? सम पार्टिसिपेंट्स बिकेम वेरी अपसेट। सो अपसेट की तो बात नहीं हुई कि वो कुछ अपसेट हो गए थे। पार्टिसिपेंट एक्सचेंज रूल्स, ये हमारा सही है क्योंकि उन्होंने बोला था कि लाफ्टर वॉज रिकॉर्डेड एज ईच स्टूडेंट टुक ए टर्न एट बीइंग टीज्ड बाय द अदर। तो बारी बारी सिर वो पहले ये उसकी बेइज्जती करेगा या टीज करेगा उसको, फिर इंसल्ट करेगा, फिर दूसरा फिर पहले वाले की इंसल्ट करेगा, ऐसा वो बारी बारी उन्होंने ये रोल एक्सचेंज किए, पहले मैं इंसल्ट करूँगा फिर वो उसकी मेरी इंसल्ट करेगा, ऐसा। पार्टिसिपेंट हु हैज़ नॉट मेट बिफोर बिकेम फ्रेंड्स। तो जो पहले नहीं मिले थे वो फ्रेंड्स बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। सम पार्टिसिपेंट्स वर अनेबल टू लाफ, कुछ हंसी नहीं पाए, ऐसा नहीं है। सो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा बी। 31 क्वेश्चन है, इन द 5th पैराग्राफ व्हाट डिड द रिजल्ट्स ऑफ सैन डिएगो स्टडी सजेस्ट। तो जो रिजल्ट्स थे सैन डिएगो स्टडी के वो क्या सजेस्ट करते हैं? तो ये 5th पैराग्राफ है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से पढ़ें, हाउएवर जो कंक्लूजन है, हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स वर रेटेड एज हाई स्टेटस वेदर दे प्रोड्यूस्ड देयर नेचुरल डोमिनेंट लाफ और ट्राइड टू डू ए सबमिसिव वन। जो हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स थे ना, वो हमेशा ही रेट किए गए हाई स्टेटस, वो रेटेड एज हाई स्टेटस, चाहे वेदर का मतलब होता है चाहे वो उन्होंने अपनी नेचुरल डोमिनेंट लाफ प्रोड्यूस की, तो क्योंकि वो उनका जो डोमिनेंट होता है भारी मतलब बड़े लाफ को उन्होंने अपनी नेचुरल लाफ को प्रोड्यूस किया, मतलब
उसी तरह से हंसे, या फिर उन्होंने सबमिसिव लाफ प्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन उनको हमेशा उनको क्या रेट किया गया, हाई स्टेटस। तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा, हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स कैन ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड बाय देयर वे ऑफ लाफिंग। तो चाहे वो डोमिनेंट अपनी नेचुरल लाफ से को प्रोड्यूस करें या सबमिसिव वन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, उनको हमेशा ही हाई स्टेटस ही माना गया। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा डी। 32 क्वेश्चन है, इन वन स्टडी ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, एक स्टडी हुई यहाँ पे, randomly chosen group of participants were shown one of the 3 videos। तो उनको जो randomly participants थे उनको 3 वीडियोस में से एक वीडियो दिखाई गई। ठीक है, ठीक है। ईच डिज़ाइंड टू जनरेट ए डिफरेंट काइंड ऑफ डैश। तो हर कोई डिज़ाइन की हुई थी टू जनरेट, कि वो जनरेट करे डिफरेंट काइंड ऑफ डैश। ठीक है, तो यहाँ पे है, सो द स्टूडेंट्स देन वर रेंडमली असाइंड टू वॉच ए वीडियो क्लिप। तो जो स्टूडेंट्स थे उनको रेंडमली एक वीडियो क्लिप दिखाई गई, एलिसिटिंग। सो एलिसिटिंग का मतलब होता है जनरेट करना, जनरेटिंग आइदर ह्यूमर, कंटेंटमेंट और नेचुरल फीलिंग। तो वो क्या जनरेट करती थी, यहाँ तो ह्यूमर, मजाक हो गया, लाफ्टर हो गया, कंटेंटमेंट होगी, सेटिस्फैक्शन, और न्यूट्रल फीलिंग, जिस जहाँ पे वो ना ही कोई न्यूट्रल फीलिंग है, कुछ मे बी कोई एग्रेसिव नहीं है या कोई शांत नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है, न्यूट्रल फीलिंग है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो उसको क्या जनरेट करना था, ह्यूमर, कंटेंटमेंट या नेचुरल फीलिंग जनरेट करना था उसको, वीडियो क्लिप को। तो वो डिज़ाइन की थी टू जनरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैश। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाफ्टर को, रिलैक्स को, बोरिंग, एंजाइटी, अम्यूजिंग होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, इन्जॉयमेंट, इमोशंस, और स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग होता है उत्तेजित करना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इमोशंस। तो उसको एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस को जनरेट करना था। तो उसको जो वीडियो क्लिप दिखाई गई थी ना जो पार्टिसिपेंट्स को, तो उसका काम था कि जनरेट करना डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस। सो हमारा एफ आंसर आ जाएगा। वो रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमर भी है, मजाक भी है, कंटेंटमेंट भी है, न्यूट्रल फीलिंग भी है, जो उसको जनरेट करनी थी वीडियो क्लिप को। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ बोरिंग या एंजाइटी होता है, मतलब वरीज हो गया, इंटरेस्टिंग, एंजॉयमेंट, रिलैक्सिंग, लाफ्टर, स्टिमुलेटिंग, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये यहाँ पे तीनों का मिक्सचर अगर हम बोलें तो हमारा आंसर आ जाएगा इमोशंस। 33 क्वेश्चन है, व्हेन ऑल पार्टिसिपेंट्स वर देन गिवन ए डेलिबरेटली फ्रस्ट्रेटिंग टास्क टू डू। डेलिबरेटली होता है जानबूझ के, जब सारे पार्टिसिपेंट्स को फ्रस्ट्रेटिंग टास्क दिया गया, इट वॉज फाउंड दैट, ये पता लगा that those who had watched the dash videos persisted for the task for longer। persisted का मतलब होता है वो ज़्यादा लंबी देर तक वो टास्क करते रहे, एंड ट्राइड हार्डर टू अकम्प्लिश द टास्क। तो उन्होंने बहुत कोशिश की टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, देन ईदर ऑफ द अदर टू ग्रुप्स, बाकी दो ग्रुप्स की बजाय। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पैराग्राफ में, द स्टूडेंट्स देन कंप्लीटेड ए टास्क requiring persistence in which they had asked to guess the potential performance of employee based on provided profiles। तो स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप लगातार ये टास्क कंप्लीट करें जिसमें उनको गेस करना था, क्या करना था, गेस करना था पोटेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को गेस करना था उनकी प्रोफाइल के बेस पे, एंड वर टोल्ड दैट मेकिंग 10 करेक्ट असेसमेंट्स इन ए रो वुड लीड टू विन। जो अगर वो 10 करेक्ट असेसमेंट कर देंगे ना तो वो जीत जाएंगे। However, software was programmed such that it was nearly impossible to achieve 10 consecutive correct answers। लेकिन सॉफ्टवेयर ही ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो इम्पॉसिबल था 10 consecutive assessment करेक्ट आंसर्स करना, मतलब ये तो फिर टास्क कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। पार्टिसिपेंट्स पर अलाउड टू क्विट द टास्क एट एनी पॉइंट। उनको बोला था कभी भी आप छोड़ सकते हो टास्क को। स्टूडेंट्स हु हैड वॉच्ड मिस्टर बीन्स वीडियो, स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या किया था, मिस्टर बीन की वीडियो वॉच की थी, एंडेड अप स्पेंडिंग सिग्निफिकेंट मोर टाइम, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया वर्किंग ऑन द टास्क, मेकिंग ट्वाइस एज मैनी प्रेडिक्शंस एज अदर टू ग्रुप्स। तो उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया टास्क पे, बाकी दो ग्रुप से डबल प्रेडिक्शंस की। तो कौन से स्टूडेंट्स, जिन्होंने मिस्टर बीन की वीडियो देखी थी। तो इसका मतलब हो गया, it was found that who watched the Mr. Bean's video persisted with the task for longer and tried harder to accomplish the task than either of the other two groups। तो मिस्टर बीन की वीडियो, who watched the dash videos, कैसी वीडियोस, तो मिस्टर बीन, जैसे हम सबको पता है, अगर आपने मिस्टर बीन का वीडियोस देखी हो तो वो बहुत ही
हँसाने वाली होती हैं, मज़ाकिया होती हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है लाफ्टर, ठीक है? रिलैक्सिंग नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा, एन्जॉयमेंट नहीं होगा, एंग्ज़ायटी या स्टिमुलेटिंग। एन्जॉयमेंट एक ऑप्शन हो सकता है और एक ऑप्शन हो सकता है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब भी खुशी देने वाली होता है। लाफ्टर का मतलब भी खुशी है, एन्जॉयमेंट भी चलो खुशी हो गई। तो इन सब में से हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा, वॉच द डैश वीडियोज़। तो हमारा आंसर आएगा अम्यूजिंग वीडियोज़। तो ऐसा क्यों? सो अम्यूजिंग वीडियोस, अम्यूजिंग जो वर्ड है ना, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। एन्जॉयमेंट भी नाउन है और लाफ्टर भी नाउन है। तो लाफ्टर वीडियोस, एन्जॉयमेंट वीडियोस ऐसा नहीं है, हो सकता एन्जॉइंग वीडियोस या लाफिंग वीडियोस ऐसा मे बी अगर पॉसिबल हो, लेकिन अम्यूजिंग ये दोनों नाउन है। सो एन्जॉयमेंट भी नाउन है, ठीक है, और लाफ्टर भी नाउन है। लेकिन जो हमें यहाँ पे ऑप्शन चाहिए, तो वॉच्ड द डैश वीडियोस, ठीक है? तो यहाँ पे हमें वीडियोस तो ऑलरेडी हमारे पास नाउन है ही, तो यहाँ पे इसलिए हम लिखेंगे अम्यूजिंग वीडियोस। अम्यूजिंग वीडियोस का आंसर है एच, तो हमारा आंसर आ जाएगा एच। हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, नाउन नहीं चाहिए। तो इन तीनों का मतलब सेम हो जाएगा ऑलमोस्ट, एन्जॉयमेंट, लाफ्टर या अम्यूजिंग। तो हम यूज़ कर रहे हैं अम्यूजिंग। 34th क्वेश्चन है, ए सेकेंड स्टडी इन विच पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलरली डैश टास्क प्रोड्यूस्ड सिमिलर रिजल्ट्स। तो एक दूसरी स्टडी की जिसमें पार्टिसिपेंट्स को बोला था कि कुछ आपको परफॉर्म करना है, डैश टास्क, ठीक है? वो उसने भी सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। तो ये अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हमारा सेकंड स्टडी ड्यूरिंग विच दे हैड पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको कंप्लीट करना था लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, बड़ी लंबी लंबी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी थी बाय हैंड, वो भी हैंड से, कुछ यूज़ भी नहीं कर सकते। अगेन, पार्टिसिपेंट्स हु वॉच द ह्यूमरस वीडियोस स्पेंड सिग्निफिकेंटली मोर टाइम वर्किंग ऑन दिस टीडियस टास्क। तो उन्होंने ज़्यादा टाइम इसमें भी ज़्यादा स्पेंड किया, मतलब इसमें भी रिजल्ट सेम थे। जिन्होंने ह्यूमरस वीडियोस, अम्यूजिंग वीडियोस देखी थी, उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। इसका मतलब यहाँ पे भी जो रिजल्ट था वो क्या था, सेम था। लेकिन उनको परफॉर्म एक पर्टिकुलरली डैश टास्क, कौन सा टास्क परफॉर्म करना था, टीडियस टास्क। सो टीडियस टास्क, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन उन्हें हाथ से सॉल्व करनी थी। तो इस टास्क में भी जिसने ह्यूमरस वीडियोस देखी, उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मतलब यहाँ पे भी सेम रिजल्ट है। सो पर्टिकुलरली, सो टीडियस टास्क कौन से होते हैं? सो हमारा ये आंसर आएगा बोरिंग टास्क। सो चाहे वो बोरिंग टास्क था, सो बोरिंग आंसर आ गया सी। सो बोरिंग टास्क था लेकिन उसके भी रिजल्ट सेम थे, मतलब वहाँ पे भी जिन्होंने ह्यूमरस वीडियोस देखी, उन्होंने लंबी देर तक काम किया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर डेविस चेज एंड लू वैंग, दीज फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट, ये जो फाइंडिंग्स हैं ये हमें क्या सजेस्ट करती हैं कि ह्यूमर नॉट ओनली रिड्यूस, जो ह्यूमर है वो क्या रिड्यूस करता है, सो डैश। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑल दो ह्यूमर हैज़ बीन फाउंड टू हेल्प रिलीव स्ट्रेस एंड फैसिलिटेट सोशल रिलेशनशिप। ये क्या रिलीफ देता है, इस स्ट्रेस को रिलीव देता है, और फैसिलिटेट क्या करता है, सोशल रिलेशनशिप्स। यहाँ पे भी अगर हम देखें, ह्यूमर नॉट ओनली रिड्यूस स्ट्रेस एंड हेल्प बिल्डिंग सोशल कनेक्शन। सो बिल्डिंग सोशल कनेक्शन मतलब फैसिलिटेट सोशल रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे रिलीफ मतलब को हो गया रिड्यूस, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्ट्रेस and help build social relationship, but it may also help have a dash effect on body and mind। तो इसका एक और इफेक्ट भी होगा बॉडी एंड माइंड पे। तो ये अगर हम फर्दर देखें, चेज एंड वेंग कंक्लूड, तो ये दोनों कंक्लूड करते हैं, वी सजेस्ट दैट ह्यूमर इज नॉट ओनली इंजॉयबल, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंजॉयबल है, मतलब ये हमें स्ट्रेस को दूर करता है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये क्या है, एनर्जाइजिंग है, एनर्जाइजिंग। सो यहाँ पे क्या आएगा, एनर्जाइजिंग। तो यहाँ पे स्ट्रेस की जगह हम अगर देखें तो स्ट्रेस का आंसर हमें मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा एनजाइटी। तो एनर्जाइजिंग का मतलब आ जाएगा स्टिमुलेटिंग। तो ये तो एक तो हमारी एनजाइटी ख़त्म करता है, एनजाइटी का आंसर आ गया डी, ठीक है। सो ये हमारा रिड्यूस करता है स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब एनजाइटी, और ये हैव डैश इफेक्ट ऑन आवर बॉडी एंड माइंड। सो बॉडी एंड माइंड को एनर्जाइज करता है। सो ये हमें ये समझ आएगा यहाँ पे। तो एनर्जाइजिंग का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, तो इसलिए हमारा ये आंसर आएगा ई, ये हमारी बॉडी और माइंड को स्टिमुलेट करता है, एनर्जाइज करता है। 37th क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, यस नो नॉट गिवन में। 37 क्वेश्चन है, पार्टिसिपेंट्स इन द सैंड क्रूज स्टडी वर मोर एक्यूरेट एट आइडेंटिफाइंग द लाफ्टर ऑफ फ्रेंड्स देन दोज ऑफ स्ट्रेंजर्स। जो पार्टिसिपेंट्स थे ना, वो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लेते थे लाफ्टर किसका, फ्रेंड्स का, किसकी बजाय, स्ट्रेंजर्स की बजाय।
तो फ्रेंड्स का लाफ्टर आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते थे। इसका आंसर होगा नॉट गिवन, क्योंकि यहाँ पे जो 2016 में जो सैंड क्रूज में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था पार्टिसिपेंट्स में, उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने लाफ्टर को आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसमें फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स के कंपैरिजन के बारे में बात नहीं की। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। सो 38th क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स इन द सैन डिएगो स्टडी, जो रिसर्चर्स थे इस स्टडी में, वर करेक्ट, वो सही थे इन द प्रोडिक्शंस में रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स। सो हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स के बिहेवियर में जो उन्होंने प्रोडिक्शंस की थी ना, वो करेक्ट थी। तो यहाँ पे लिखें, एनालिसिस रिवील्ड दैट, एनालाइज ने ये रिवील किया, एज एक्सपेक्टेड। एज एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जैसे एक्सपेक्ट किया ही था, हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड मोर डोमिनेंट लाफ्टर्स एंड फ्यूअर सबमिसिव लाफ्स रिलेटिव टू लो स्टैंडर्ड इंडिविजुअल्स। जो हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स थे उन्होंने ज़्यादा डोमिनेंट लाफ की, कम सबमिसिव लाफ्स की लो स्टेटस इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में। तो एज एक्सपेक्टेड मतलब ऐसा ही रिसर्च ने एक्सपेक्ट भी किया था। तो इसका मतलब रिसर्चर्स जो प्रेडिक्शंस ली थी वो करेक्ट थी रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स। तो इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा यस। 39th क्वेश्चन है, द पार्टिसिपेंट्स इन द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, जो पार्टिसिपेंट्स थे इस ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टडी में, वर गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया था टू कंप्लीट द टास्क को कंप्लीट करने के लिए ऑफ एम्प्लॉय प्रोफाइल, फोकसिंग ऑन एम्प्लॉय प्रोफाइल। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रोफाइल्स के बेस पे, एम्प्लॉय के प्रोफाइल के बेस पे जो टास्क था, सो पार्टिसिपेंट्स वर अलाउड टू क्विट द टास्क एट एनी पॉइंट। सो पार्टिसिपेंट्स को अलाउ किया था वो क्विट कर दे टास्क एट एनी पॉइंट, मतलब उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दिया था, वो तो कभी भी क्विट कर सकते थे। इसलिए हमारा आंसर ये आ जाएगा नो। नेक्स्ट है, चेज एंड वैंग्स कंक्लूजन वर इन लाइन विद एस्टेब्लिश्ड नोशंस रिगार्डिंग टास्क परफॉर्मेंस। तो जज और वैंग का जो कंक्लूजन था वो इन लाइन का मतलब हो गया मैच्ड। अगर मैं बोलूँ उसका जो कंक्लूजन था वो वाक्यों के साथ इन लाइन था, इन लाइन का मतलब हो गया मैच्ड। तो मैच करता था विद द एस्टेब्लिश्ड नोशन, एस्टेब्लिश मतलब जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, सोच जो है पहले की रिगार्डिंग द टास्क परफॉर्मेंस के बारे में जो उनकी सोच है, सो उसके साथ वो मैच करता था जो इसका कंक्लूजन था। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा था, ऑल द ह्यूमर हैज़ बीन फाउंड टू रिलीव स्ट्रेस एंड फैसिलिटेट सोशल रिलेशनशिप्स। ये हमारा स्ट्रेस को रिलीव करता है, सोशल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है। द ट्रेडिशनल व्यू मतलब जो पुराना हमारे नोशन थे, नोशन मतलब सोच थी जो हमारी, सो एस्टेब्लिश्ड नोशन मतलब जो ट्रेडिशनल व्यू थे ऑफ टास्क परफॉर्मेंस, जो टास्क परफॉर्मेंस थे, इम्प्लाइज, उनका मीनिंग क्या था? उनका मीनिंग था दैट इंडिविजुअल शुड अवॉइड थिंग्स सच एज ह्यूमर दैट मे डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम द अकम्पलिशमेंट ऑफ टास्क गोल, कि उनको ह्यूमर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो उनको गोल को अकम्पलिश करने के लिए वो डिस्ट्रैक्ट करेगा उनको। तो इसका मतलब जो फॉर उनका जो कंक्लूजन था, वी सजेस्ट दैट ह्यूमर इज़ द नॉट ओनली इंजॉयबल बट ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंटली एनर्जाइजिंग। तो वो ना कि इंजॉयबल है, ये हमको एनर्जाइज भी करता है। एनर्जाइज तो तभी होगा हम गोल को मतलब और फास्ट तरीके से अचीव करेंगे। सो दैट मीन्स ये जो ट्रेडिशनल व्यू है ये तो बोल रहे हैं कि ह्यूमन को अवॉइड करो, अवॉइड थिंग्स सच एज ह्यूमर जो हमें डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये इंजॉयबल है, ये हमको एनर्जाइज करता है। तो इन दोनों के जो कंक्लूजन्स हैं, एस्टेब्लिश नोशंस हैं, जो इनके कंक्लूजन्स हैं, ये इन लाइन नहीं है, मतलब ये मैच्ड नहीं है। इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा नो। आई होप आपको ये सारी रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी रीडिंग की एक्सप्लेनेशन में कुछ चेंजेस चाहिए, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम जो फर्दर रीडिंग्स के आंसर्स या वीडियोस बनाएंगे उसमें हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें आपके लिए। थैंक यू।